दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से, जहां का रहने वाला दीपक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे और जो भी वो कमा के लाते थे उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन इतनी सब चुनौतियां परेशानियों के बावजूद वो एक साधारण परिवार से निकलने के बाद एक कलेक्टर की पोजीशन तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो कारनामा वो कर दिखाते हैं कि आप लोग भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। ये दिल छू लेने वाली कहानी दोस्तों पूरी जरूर देखिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रहने वाला दीपक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी रहा करते थे और वो अकेला उनका लड़का था। पिताजी जो भी कमा के लाते उसी से उनके पालन पोषण हुआ करता था। पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और इसलिए उनको अक्सर दो दो तीन दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। और जब भी वो वापस आते तो काफ़ी दुखी हुआ करते। देखा करते कि इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी मेरी आधी कमाई तो इधर उधर लोगों में ही बढ़ती है। उनका मकसद ये था कि रास्ते में जब आते हैं तो कभी आरटीओ वाले, कभी नाके वाले, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले किसी न किसी चीज़ की कमी निकालकर उनसे पैसे ले लिया करते थे या चालान काट दिया करते थे। वो अक्सर अपने बेटे को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते कि बेटा जिस दिन भी तुम किसी अच्छी पोजीशन पे जाओ तो तुम कभी भी ऐसा मत करना और ना ही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना। ये चीज़ वो अक्सर दीपक बचपन से ही पिताजी से सुनता आता था और उसका मन था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जहां पर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं गरीबों के साथ वो ना हो और मैं उन्हें रोक सकूं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो पूरी कर चुके थे, सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। उम्र करीब 27 साल हो चुकी थी। तभी एक दिन उनका दोस्त कहता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो यूपीएससी के लिए तैयारी करो। अगर तुम कलेक्टर बन जाते हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस यहीं से उनके दिमाग में बैठ जाती है और उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मेहनत रंग लाती है। पहले अटेम्प्ट में तो वो क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन वो हार नहीं मानते। दूसरा अटेम्प्ट होता है और दूसरे अटेम्प्ट में दीपक अपनी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम था उसे क्लियर कर जाते हैं। ये देखने के बाद वो सीधा अपने पिताजी को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि पिताजी अब आपका बेटा एक कलेक्टर बन जो गया है। ये बात सुनने के बाद सबसे पहले वो अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को भी ये जानकारी देते हैं कि कैसे दीपक हमारा बेटा एक कलेक्टर बन गया है। वो घर आते हैं। घर पे आने के बाद सभी लोग पहले से ही इकट्ठे होते हैं, उन्हें बहुत बधाइयाँ देते हैं। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, दादा दादी और गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़का हमारे गांव का नाम ज़रूर रोशन करेगा, क्योंकि इसने बचपन से ही गरीबी और परेशानी देखी है और हम लोगों के साथ में ये कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। गाँवों में मिठाई बांटी जाती है और बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग का टाइम आता है। ट्रेनिंग के लिए वो चले जाते हैं और करीब 1 साल के बाद उनकी एक जगह पर पोस्टिंग कर दी जाती है। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जैसा उनके पिताजी ने बचपन से उन्हें सिखाया था कि काम हमेशा मेहनत और ईमानदारी से करना, कभी किसी को परेशान मत करना, कोई भी इंसान आपके पास किसी भी समय आए उसकी परेशानी ज़रूर सुनना, क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक परेशानियां देखी और हम जानते हैं कि परेशानियों का दर्द क्या होता है। इसलिए वो हमेशा हर एक के लिए हर टाइम खड़े रहते थे। दूर दूर तक उनके नाम के चर्चे होने लगते हैं। और ये बात सुनने के बाद उनके पिताजी हमेशा प्राउड फील करते थे और गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हमारे गांव का हमारा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही एक दिन उनके पास में एक आदमी आता है जो कि ड्राइविंग का काम करता था और वो आके बताते हैं कि अक्सर मैं गाड़ी को चलाता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं मुझे रोक लेते हैं और मेरे पेपर पूरे होने के बाद भी मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं और मुझसे पैसे मांगते हैं। ये बात सुनने के बाद एकदम से उसे अपने पिताजी का ध्यान आता है कि किस तरीके से वो बचपन से देखता आ रहा था कि पिताजी आते थे, आने के बाद बताते थे कि कभी उनको कोई कहीं रोक लेता है, कोई चालान काट देता है बिना वजह और किसी तरीके से परेशान करता है, जिससे उनकी मेहनत की कमाई सारी आधी तो इसी चीज़ों में उड़ जाती थी। वो तय करते हैं कि मैं इन ट्रक ड्राइवर्स की जो दर्द है उसे ज़रूर समझूंगा और ज़रूर जानूंगा और मैं कम से कम अपने क्षेत्र में तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए वो तय करते हैं कि सबसे पहले मैं उस जगह पे जाऊंगा, उस हाईवे पे जाऊंगा जिस हाईवे से अक्सर मेरे पिताजी आया जाया करते हैं, जहाँ पे वो ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि एक काम करो, एक ट्रक का अरेंजमेंट करो वो लोडिंग के साथ में, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और 2-4 चीज़ें जो भी है वो समझा देते हैं और कहते हैं कि तुमको मेरा
हेल्पर बन के चलना है। और वो कहते हैं कि मैं खुद एक ड्राइवर के भेष में चलूँगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो दीपक साहब थे, कलेक्टर साहब थे, उनको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती थी। उनके पिताजी ड्राइवर थे, तो बचपन से ही उनको ड्राइविंग उन्होंने सिखाई थी। अक्सर ट्रक पे भी ले जाते थे, तो उनको कोई सी भी कार हो, ट्रक हो, जेसीबी हो, कुछ भी उनके हाथ में दे दो, उसको बहुत परफेक्टली चलाते थे। इसलिए उन्हें ड्राइवर का रोल करने में कोई परेशानी नहीं होती। वो सारे गेटअप वेटअप अपने डालते हैं और उसके बाद में अपने असिस्टेंट को लेते हैं जो हेल्पर के रूप में होता है, और इस ट्रक को लेकर उसी हाईवे पर चल देते हैं जिस पर उसे अक्सर पिताजी जाया करते और अक्सर शिकायत किया करते थे। वहाँ से जाने के करीब 9-10 किलोमीटर वो चले होते हैं, तो तभी एक वैन आती है और आने के बाद वो ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है। उसके बाद वह रुकते हैं, तो देखते हैं उसके अंदर से कुछ पुलिस वाले निकले हैं और एक आरटीओ साहब निकले हैं। वो समझ जाते हैं कि मामला क्या है। जो इस टाइम ड्राइवर के भेष में थे कलेक्टर साहब, उनसे नीचे उतरने के लिए बोला जाता है। कलेक्टर साहब आते हैं नीचे और उनसे कहा जाता है कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है। वो बताते हैं कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, पेपर दिखाओ इसके। कलेक्टर साहब पेपर लाते हैं, जो कि ड्राइवर के भेष में थे, उनको तो पता नहीं था किसी को भी। एक पेपर दिखाते हैं, ये आरसी है, ये इंश्योरेंस है, ये पोल्यूशन है, और जो भी जितने भी पेपर होते हैं वो सब दिखाते थे। वो पेपर चेक करते कहते कि यार पेपर में तो कोई कमी नहीं होती। फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे पेपर तो ठीक है। फिर वो गाड़ी को इधर उधर से चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए बोलते हैं अरे तुम्हारी गाड़ी तो ओवरलोड है, ओवरलोडिंग का चालान करेगा। तो वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, ये देखिए उसका भी ओवरलोडिंग का। कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, जितनी मेरे लिए अलाउ है लोडिंग उतनी ही लोडिंग में है, तो ये ओवरलोडिंग तो बिल्कुल नहीं बनता, तो चालान किस चीज़ का। ये सुनने के बाद में आरटीओ साहब को गुस्सा आता है। कहते हैं अच्छा ज़्यादा ही होशियार बन रहा है। कहता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे सिखा रहा है तू। वो कहते हैं कि साहब इसमें सिखाने की कोई बात नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपने जो बात पूछी है। कहते हैं कि ठीक है, तेरा तो चालान होकर रहेगा। इसके बाद आरटीओ साहब क्या करते हैं, जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर उसके पास में कुछ कांस्टेबल बात करते हैं वो आरटीओ साहब से, और वहाँ से 2 कांस्टेबल आते हैं और उनके दीपक साहब के पास में आके, जो कलेक्टर साहब के पास में आके कहते हैं अरे क्यों आरटीओ साहब से पंगा ले रहे हो, बेकार में उठा के तुम्हारा ट्रक उड़क बंद कर देंगे, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। तो कहता है क्यों। कहता है एक काम करो, इनको कुछ पैसे वैसे दे दो, 5,000 रुपये दो और चलते बनो, वरना कम से कम 50,000 रुपये का चालान कटेगा। तो ये सुनने के बाद कहते हैं कि मैं किस बात का चालान कटवाऊँ, और ये जेब पैसे तो मेरी जेब से जाएंगे। तो इसके बाद वो कहते हैं ठीक है, अपने मालिक को बुलाओ। वो कहता है मालिक तो अब तो है नहीं, जो भी फैसला है वो मैं ही लूँगा, आप मुझे ही बता दो। तो वो कहते हैं कि चालान भर दो या फिर पैसे दो। कहता है कि मैं इनमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगा, अगर आपको मुझे लेके चलना है तो चलो, यहाँ के जो नए डीएम साहब आए हैं हम उनके पास चलते हैं। तो ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा हमें डीएम साहब के पास जाने की बात कर रहे हो, वहाँ जाने के बाद तुम्हारा ट्रक ही जब्त करवा देंगे, और भी ना जाने क्या क्या बोलते हैं। अब वो जाके फिर से उनसे बोलते हैं, आरटीओ साहब से बात करते हैं जो कांस्टेबल होते हैं, और उसके बाद वो गुस्से में कांस्टेबल वापस आते हैं और उनसे कुछ बदतमीजी से बात करने वाले। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और वो निकाल के अपना आईडी कार्ड उनके सामने कर देते हैं। कहते हैं कि ये देखो मैं कौन हूँ। ये देखते के साथ ही वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे सब उनको फौरन सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि सर गलती हो गई, हमें मालूम नहीं था, हमें माफ़ कर दीजिए। ये देखने के बाद कहते हैं गलती नहीं, तुम लोग सभी के साथ इस तरीके के करते हो, और मैं तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और मेरे पास पूरे सबूत भी हैं। ये जो मेरा हेल्पर है, असिस्टेंट है, ये इस ट्रक का ड्राइवर नहीं है, हेल्पर नहीं है, और ये सारी करतूत तुम्हारी जो भी चीज़ थी वो A to Z चीज़ें नोटिस कर रहा था। मेरे पास तुम्हारे पास अब पूरे प्रूफ हैं, जाके तुम्हें साबित कर सकूं, और मैं तुम्हें अभी इमीडिएटली इस नौकरी से सस्पेंड करता हूं, और तुम्हारे खिलाफ मैं आगे कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, और तुम पर जुर्माना भी लगाऊंगा, ताकि कोई भी तुम्हारी जगह अब दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। इसके बाद आरटीओ साहब से भी बात होती है। आरटीओ साहब कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये लोग क्या कर रहे थे, मैं तो अपनी कार में बैठा हुआ था। क्योंकि आरटीओ साहब जानते थे कि वो किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए जो भी ऐसी बात कहलवानी होती थी वो कांस्टेबल के थ्रू ही कहलवाते थे। तो इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं,
क्योंकि उन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता था, बड़ी पोजीशन थे। वो कहते हैं कि आपको तब तक के लिए सस्पेंड किया जाता है जब तक एक इंक्वायरी कमेटी आपके खिलाफ एक रिपोर्ट ना दे दे। और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और कहा जाता है जो भी रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी देगी उसी हिसाब से आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद उनको भी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। इसके बाद वहाँ पे ये बात ट्रक ड्राइवर्स को भी पता चलती है, उनके पिताजी को भी पता चलती है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि इतने अच्छे कलेक्टर साहब हमारे ज़िले में आए, उन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारी परेशानियाँ समझी और हमारी इस तरह से मदद की। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन कलेक्टर साहब के बारे में? हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जैसा भी आपकी राय हो। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नई वीडियो में।